सभी को नमस्कार। बीच में मेरे ख्याल से 2-2.5 दिन ऐसे हो गए हैं जब सेशन में आप लोगों से नहीं मिल पाया। 2-3 दिन सेशन भी हमारा नहीं हो पाया, तो फिर आज से हमने प्रारंभ किया। एक्चुअली क्या था कि 2 दिन थोड़ा दीदी के घर चला गया था मैं, कुछ काम था। तो अभी आज का ये सेशन प्रारंभ करते हैं। और वैसे 9 बजे का टाइम था, लेकिन अभी 9:15 बज गए हैं, 15 मिनट बीत चुका है। अगर बीच में सेशन रुक जाता है तो हम लोग सेशन को फिर से एक बार ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके बात करते हैं। सोनू सर जी, एक बार आप अनम्यूट हो जाइए। ऐसे बना दो। कैसे ही पापा बनेगा वैसे ही बनाओ ना। हाँ ऐसे बना दो, ऐसे बनाओ, ऐसे कैसे बनाओ, ऐसे लिखा लो यही पे लिखो। सोनू जी, एक बार अनम्यूट हो जाइए। मैंने आपको वो ओके कर दिया है, आप अनम्यूट हो सकते हैं। अच्छा सर, नमस्ते सर। जी नमस्कार। हेलो, नमस्ते सर। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्कार सोनू जी। अरे मैंने आपके पास ना क्वेरी भेजी थी। इसकी स्टमक में कैंसर है, कार्सिनोमा है। अच्छा। और वो जो प्रॉब्लम थी, उसके पेट में दर्द होता था पहले। अभी पेट का दर्द तो बंद है, लेकिन उसके लंबर साइड से ना सेक्रल तक पूरा दर्द है। अभी मैंने उसको दिया था 2 पेन इंटू 6 और न्यू बेटर गॉल, बेटर प्लस न्यू गॉल दिया। उससे उसका दर्द बहुत कम हुआ है, और जो लैट्रिन जलन के साथ आती थी वो भी बंद है। अरे वाह। तो अभी फिलहाल उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक है। नहीं, दर्द होता तो है सर, लेकिन पहले जब इंजेक्शन से नहीं बंद होता था ना, तो अभी छोटी सी गोली लेने से बंद हो जाता है दर्द। अच्छा, तो अभी उनको सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम हो रही है जिसके ऊपर हमें काम करना है, ये बताइए। सर वही जो दर्द होता है बैक में। दूसरा, उसका खून भी 6.6 ग्राम है। यूरिया भी है 2.8। मैंने उसकी भी रिपोर्ट भेजी थी, और टीएमसी भी ज्यादा है, 15,000 से ज्यादा। अभी आपको रात अभी पेन पेपर है आपके पास? भी है। नोट कीजिए। ये जो अपना फॉलिक एसिड का फॉर्मूला है, फॉलिक एसिड का पता है? 6 गैस ओनली, 6 गैस आई, 6 राइट ओवरी और 8 राइट पार्को। डेढ़ मिनट के गैप में ये 2 बार देना है, ठीक है। हेलो जी सर। देखो, एक चीज है कि जब भी कमर या हिप या बटक, ये कमर और लोअर बैक के आसपास के एरिया में जो भी दिक्कत आती है, उसमें 3 केमिकल्स मेन रूप से इन्वॉल्व होते हैं: फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और आयरन। अगर किसी इंसान के बॉडी में फॉलिक एसिड
विटामिन B12 और आयरन ये तीनों नॉर्मल हैं, तो इस इंसान के कमर में कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। अगर कमर में दिक्कत हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो जब भी ऐसा होता है तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि फॉलिक एसिड ट्रीटमेंट 2 बार और फिर विटामिन B12 1 बार और उसके बाद 125 DCC, ये 3 फार्मूला का यूज़ करते हैं। ये 3 फार्मूला ऐसा है सिर्फ मतलब B12 या फॉलिक एसिड या D3 ऐसा नहीं है। किसी भी मिनरल की कमी अगर बॉडी में होती है तो उस मिनरल्स के लिए हम लोग 125 DCC का यूज़ कर सकते हैं। 125 DCC मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ विटामिन D3 के लिए है, ठीक है। तो अनुराम जी पीछे आवाजें आ रही, थोड़ी सी म्यूट कर देंगे या? मेरे पास तो कोई आवाज नहीं है, मेरे पास तो कोई बंदा ही नहीं है, मैं तो बंद कमरे में हूँ। नहीं अनिल जी, एक्चुअली मेरे बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी। मेरी बिटिया है छोटी सी, वो बैठ के अभी पढ़ाई कर रही, थोड़ा बोल भी रही है, क ख की पढ़ाई कर रही है, 3 साल की है। तो वो मेरे पास बैठे रही है तो अभी उसी की आवाज़ आ रही। हाँ देखो अभी उसी की आवाज़ आ रही होगी पीछे से। चलिए ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉलिक एसिड दूं पहले फॉलिक एसिड 2 बार, उसके बाद 1 बार विटामिन B12, 3 गॉल 7 लिवर 8 लेफ्ट पार्को, और उसके बाद 125 DCC। ठीक है सर। सर यहाँ पे जो 125 DCC देना तो 3 गॉल 7 लिवर वगैरह पहले देना है उसमें या सीधा ही दे दें? नहीं, हमें सारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है तो उसमें 3 गॉल 7 लिवर देने की जरूरत नहीं है। बस 2 बार हमने फॉलिक एसिड का दिया, 1 बार विटामिन B12 दिया, उसके बाद डायरेक्टली 7 लिवर 4 पारा 7 लिवर 0 7 म्यूकस 0 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो, सीधा ही 125 DCC दे देना है। नॉर्मल है, नहीं तो बाकी अगर चेंज है तो मोशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से चेंज करना पड़ता है ना उसमें। हाँ सर, इसको मोशन भी मैंने आपको बताया ना कि जलन के साथ आती है, लेकिन अभी कम हुआ है थोड़ी जलन। देखो कम है पहले से, तो पहले पीछे मारता था ये, लेकिन अभी थोड़ी जलन बहुत कम है। अभी है तो सही, लेकिन इतनी नहीं है। देखो एक चीज़ है, जब भी हम लोग न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे हम नॉर्मल दे रहे हैं या अजय नॉर्मल दे रहे हैं या किडनी क्लियर दे रहे हैं या 125 DCC दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जब भी हम न्यूरोथेरेपी का कोई भी फार्मूला यूज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एसिड को कम करता है। हम अगर नॉर्मल दे रहे हैं तो वो भी एसिड को कम करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एसिड ट्रीटमेंट से ही एसिड कम होता है। हम अगर नॉर्मल दे रहे हैं तो उससे भी एसिड कम हो रहा है। हम अगर किसी को किडनी क्लियर दे रहे हैं तो उससे भी एसिड कम हो रहा है। हम किसी को 125 DCC दे रहे हैं तो उससे भी एसिड कम हो रहा है। आप ध्यान देना, कोई भी फार्मूला का अगर आप डिटेल्स पढ़ोगे, ऐसा चीज़ जहाँ पे अल्कलाइन बढ़ा हुआ है, अल्कलाइन को कम करना है, तो वहाँ पे सीधा हम लोग नॉर्मल नहीं देते हैं, वहाँ पे उल्टा नॉर्मल देते हैं। जहाँ पे किडनी क्लियर देना है, अगर अल्कलाइन बढ़ा हुआ है तो उल्टा किडनी क्लियर देते हैं। 7 लिवर 0 7 म्यूकस 0 की जगह पहले 7 म्यूकस 0 बाद में लिवर 0 देते हैं। पहले राउंड एरो बाद में चेस्ट ओनली देते हैं। DCC भी वैसे उल्टा देते हैं। तो नॉर्मली हम लोग न्यूरोथेरेपी का जो भी फार्मूला दे रहे हैं उसमें एसिड का लेवल कम होगा। तो एसिड जो ये बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, जलन हो रहा है, इसके लिए हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे एसिड का लेवल कम होगा। मैंने एसिड ट्रीटमेंट भी दिया था, उसी से कम हुआ है सर इसकी जलन। नहीं तो वो दे रहे तो उससे कम हुआ तो वो तो देना है।
बाकी उसके अलावा जो भी आप ट्रीटमेंट देंगे ना, सबसे एसिड का लेवल कम ही होगा। हाँ तो चलो ठीक है। पलटा पेंसिल लेके चलो। अब बस यही तीनों दूं या कोई और भी देना है सर? नहीं, ये 3 तो मैंने बताया, जो फॉलिक एसिड 2 बार, विटामिन B12 1 बार, उसके बाद DCC 1 बार, चलो उसके साथ साथ आप एक बार एसिड ट्रीटमेंट या ए हेपरिन ऐड कर सकते हैं। एसिड ट्रीटमेंट ए हेपरिन ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए। बेटर प्लस सर, एक बेटर प्लस न्यू गॉल भी देना है या नहीं, बंद कर देना है? वेटर प्लस न्यू गॉल भी दे सकते हैं। ये भी ब्लड के अंदर एसिड के लेवल को कम करने में हेल्प करता है। वेटर प्लस न्यू गॉल भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। सर एक ना मेरी क्वेरी और थी, जिस पेशेंट को हमने ना अल्सर वाला मैंने भेजी थी ना आपके पास रिपोर्ट, अच्छा, उसका ना जो शुगर लेवल था मैंने वो करवाया था HbA1c। हाँ जी, वो 5.4 ही है। और उसी दूसरे दिन से ही जब मैंने ये बताया हुआ, दूसरे दिन से ही खत्म हो गया, शुगर नॉर्मल आने लगा। अच्छा, 10 पेन दूं या बंद कर दूं? नहीं, अभी 10 पेन दीजिए, अभी देना है। सर वो बीड़ी वगैरह ज्यादा पीता था, उसके बलगम बहुत निकल रही है। अब देखो, एक चीज़ समझो कि देखो, एक होती है बीमारी। जैसे अभी मान के चलो कि मेरे को बीमारी मान के चलो मेरे को कोई भी बीमारी है, मान के चलो मेरा किडनी फेल है, या मेरा लीवर काम नहीं कर रहा है, या मेरे को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई है, या ब्लड प्रेशर। हालांकि ये बीमारी नहीं है, मान के चलो कि मेरे को कोई बीमारी हो गई है, और अभी ठंड का मौसम है तो ठंड में थोड़ा जुकाम भी हो गया है। तो अभी एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट मेरे को बीमारी हो गई थी, मेरा किडनी काम नहीं कर रहा, मैं हर रोज़ किडनी क्लियर लेता था, और अब जुकाम हो गया। तो अब मैं टेंशन में कि क्या करूँ, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट लूँ, एसिड ट्रीटमेंट लूँ? अच्छा, लूँ तो कब लूँ? किडनी क्लियर के पहले लूँ, किडनी क्लियर के बाद में लूँ? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक सिंपल सा काम करना है कि हमेशा अपने आप को ही सबसे ज़्यादा होशियार नहीं समझना है। सिंपल सा एक काम करो, और ये सिर्फ सोनू जी आपके लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं सभी लोगों के लिए बता रहा हूँ। हम लोग इंडिया में जितने भी लोग हैं, हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, लगभग अपने घर में, या अपने घर में नहीं है तो आसपास के किसी के घर पे तुलसी का पौधा मिलता है। अभी अपने को तुलसी के पौधे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जब तुलसी का पौधा मतलब सूखने लगता है, ऊपर में वो फूल आते हैं, फूल सूख के वो एकदम बिल्कुल, वो कैसे बताऊँ, वो सूखा सूखा एकदम दानेदार ऐसा टाइप का वो फूल जब सूख जाता है ना, उसको तोड़ के रख लीजिए। और पूरे एक साल में 4 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने ऐसे होते हैं जिस समय मौसम बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है। कभी बहुत ज़्यादा ठंड, कभी बहुत ज़्यादा धूप, कभी बहुत ज़्यादा कुहासा। तो ये 4 महीने में जब भी चाय पीते हैं, चाय में थोड़ा सा वो 1 चम्मच वो सूखा हुआ फूल जो तुलसी का है उसको डाल देना है, उसको पी लेना है। और अपने ट्रीटमेंट में, जैसे जो भी ट्रीटमेंट उनका चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ लास्ट में हम लोग एक ए हेपरिन ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए। हेपरिन ऐड करने का रीजन? ए हेपरिन कहीं ना कहीं देखिए, जब भी कोई गर्मी के मौसम में, मतलब जून जुलाई में अगर कोई दिक्कत होती है,
तो आप मान के चलो कि कहीं ना कहीं उनका अल्कलाइन बढ़ा होगा। गर्मी के दिन में अगर किसी को लूज मोशन होगा, अगर किसी को डायरिया होगा, डिसेंट्री, कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना, तो वो देखना अक्सर आप अल्कलाइन वाली प्रॉब्लम होगी गर्मी के मौसम में। और सेम उसका उल्टा, अगर ठंड के मौसम में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो मैक्सिमम चांसेस है कि एसिडिक प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ठंड के मौसम में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए स्पेसिफिक जो हमें ट्रीटमेंट देना है वो तो देना ही देना है। हम कोशिश ये भी करेंगे कि उनके ब्लड में से एसिड के लेवल को भी कम करें, क्योंकि ठंड के मौसम में दिक्कत हुआ है तो कहीं ना कहीं ब्लड के अंदर एसिड का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है सर, एसिड के लिए तो आपने ट्रीटमेंट बताया है, 15 मेडुला, 10 पेन, 3 टाइम और एसिड ट्रीटमेंट और किडनी क्लियर बताया था। हाँ, देखो उसके साथ ये है सर। देखो अभी जब एक बार बीच में आप एसिड ट्रीटमेंट दे रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं कि अलग से ए हैपरिन देना पड़ेगा। अगर दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एक बार देखना है कि जैसे कई जगह क्या होता है ना, देखो नॉर्मली आजकल ऐसा हो गया है, जब तक गुरुजी थे वो जब न्यूरोथेरेपी बताया करते थे तो वो कहते थे कि सर्व एज दे नीड, मतलब उतना दो जितना सामने वाले को चाहिए। तो इसका एक सीधा सा मतलब होता था उस समय आश्रम में ये था कि कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, तो उसको 10 पेन मल्टीप्लाइड 3 देना है। अभी आप सोच के देखो 10 पेन 3 बार देने में कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट। 7-8 मिनट ट्रीटमेंट दिया और उसको भेज दिया हमने। अभी सोचो एक हफ्ते बाद फिर अगले संडे को आएगा। हफ्ते में एक दिन वो पूरा दिन भर लगा करके 50-60 रुपये खर्चा करके वहाँ पे आता था। उसको हम बस 7-8 मिनट 10 पेन देते थे 3 बार और भेज देते थे। अच्छा, कोई ऐसा भी आता था जिसको एडवांस यूडीएफ ट्रीटमेंट देना होता था, वो 53 मिनट्स का है, लगभग 1 घंटा से थोड़ा सा कम, 7 मिनट कम, इतना लंबा है। तो वो भी ट्रीटमेंट देते थे। तो उनका ये था कि सर्व एज दे नीड, मतलब उतना दो जितना सामने वाले को चाहिए। लेकिन अभी क्या है, अभी हर जगह MBA आ गया है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो जहाँ भी बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा 2 वर्ड आ जाता है तो वहाँ पे फिर दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें आने के बाद बहुत सारी चीज़ें होने लगती है। तो चलो इन सब चीज़ों को रहने तो क्या कहा जाए। तो कोई नहीं, आप बस ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखो। बस ये कंडीशन मत रखना ठीक होने में कितना दिन लगेगा। मैं तो कहता हूँ देखो, किसी को भी ट्रीटमेंट देते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ जी आप 7 दिन में ठीक हो जाओगे, आप 1 महीना में ठीक हो जाओगे, आप 6 महीना में ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं, उनको 10 दिन ट्रीटमेंट दो और 10 दिन के बाद पूछो कि आपको कितना फ़ायदा लग रहा है। अगर 10 दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद बंदा कहता है कि मेरे को 10% फ़ायदा लग रहा है, इसका मतलब 100 दिन ट्रीटमेंट लेगा, 3.5 महीने ट्रीटमेंट लेगा, ठीक हो जाएगा। 3.5 महीने की जगह हो सकता है 4.5 हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, एक एक करके बात करते चलते हैं। मलिक साहब एक बार अनम्यूट हो जाइए। जय श्री राम सर। जय श्री राम। सर एक तो ना कंफ्यूजन हो जाता है हमेशा ही, अभी कौन सा जो ट्रीटमेंट है वो एसिड बढ़ाता है, कौन सा एल्कलाइन बढ़ाता है, ये भी कंफ्यूज हो गया अभी। सही बात है। अभी एक बात बताऊं, ये कोई किताब में लिखा हुआ भी नहीं है कौन सा एसिड बढ़ाता है, कौन सा एल्कलाइन बढ़ाता है।
तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अभी जितने भी लोग हम लोग मीटिंग में हैं, अगर किसी के पास रिकॉर्डिंग उपलब्ध है तो रिकॉर्डिंग कर लो। मैं तो कर ही रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ठीक हो जाए। हर रोज़ रिकॉर्डिंग में मेरे को टेंशन रहता है। मेरे को क्लास से ज़्यादा मोबाइल का और रिकॉर्डिंग का टेंशन रहता है। क्लास का तो मेरे को पता है कि मेरे को जो करना है करूँगा, ये रिकॉर्डिंग का मेरे को टेंशन रहता है। अभी आप सबको बता रहा हूँ, अगर आपके पास है तो ये थोड़ा सा 2 मिनट का रिकॉर्डिंग कर लो, मीटिंग ख़त्म होने वाली है। न्यूरोथेरेपी में गुरुजी के बनाए हुए, बाकी मैंने जो बनाए हैं, दीपांजन जी ने बनाए हैं, दीक्षित जी ने बनाए हैं, नवल जी ने बनाए हैं, राम अवतार जी ने बनाए हैं, अजय गांधी जी ने बनाए हैं, कमलेश दीदी, जिन्होंने भी बनाए हैं, इन सब का छोड़ के जो गुरु जी ने बनाए हैं, गुरु जी ने जितने भी फॉर्मूले बनाए हैं, चाहे वो लीवर के लिए हो, चाहे वो किडनी के लिए हो, चाहे ओवरी के लिए हो, चाहे यूट्रस के लिए हो, चाहे घुटने के लिए हो, चाहे कैल्शियम के लिए हो, चाहे जो भी चीज़ के लिए हो, गुरु जी ने जितने भी फॉर्मूले बनाए हैं वो फॉर्मूले अपना काम करते हैं। जैसे है एक न्यू स्टार मॉडिफाइड, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में काम करता है। अभी अपने को पता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस को चेक करते हैं, दोनों चौथी उंगली 4th फिंगर में दोनों में बराबर दर्द है, मतलब RA का पेशेंट है। ऐसा ही है ना, आप लोगों ने भी पढ़ा है ना? ऐसा ही है सर। तो अभी दोनों में बराबर दर्द है, इसका मतलब एसिड अल्कलाइन दोनों बराबर है और सारे जॉइंट में पेन है, तो उसको हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस मानते हैं और उसके लिए हम लोग न्यू स्टार मॉडिफाइड देते हैं। अभी आप सोच के देखो कि ये जो न्यू स्टार मॉडिफाइड देते हैं ये क्या करता है, एसिड को बढ़ाता है कि अल्कलाइन को बढ़ाता है, एसिड को कम करता है कि अल्कलाइन को कम करता है। तो ये एक नॉर्मल ट्रीटमेंट है ना, तो ये कहीं ना कहीं एसिड को कम करता है। अगर कभी ज़रूरत पड़े, आप देखोगे न्यू स्टार मॉडिफाइड में भी अलग अलग तरह के हैं। जैसे आप देखोगे कैल्शियम ट्रीटमेंट है तो कैल्शियम एसिडिक भी है, कैल्शियम एल्कलाइन भी है, ऐसे ऐसे हैं। तो हम लोग गुरु जी के बनाए हुए जितने भी फॉर्मूले हैं वो नॉर्मली एसिड को कम करते हैं। जहाँ अल्कलाइन को कम करना होता है वहाँ पे फॉर्मूला को उल्टा करते हैं, जैसे उल्टा नॉर्मल, उल्टा किडनी क्लियर, उल्टा 125 DCC, ऐसा ऐसा वो उल्टा करके देते हैं अगर अल्कलाइन को कम करना है तो। ठीक है, तो ये सबसे पहला लॉजिक है, याद रखिएगा कि हम लोग जो भी सीधा ट्रीटमेंट देते हैं तो वो एसिड को कम करता है, जहाँ पे भी हम लोग उल्टा ट्रीटमेंट देते हैं तो वो अल्कलाइन को कम करता है। ठीक है, गुड, थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रहलाद जी एक बार अनम्यूट हो जाइए। नमस्ते सर जी। जी नमस्कार, कैसे हैं? बस सर बढ़िया सर। जी बताइए। सर एक पेशेंट था लेडी, उसका 3 महीना वो पहले सीजर हुआ था, लेकिन सीजर होने के बाद वो फिर एक राइट साइड पैर का जो उंगली है थोड़ा घूम गया था और अभी उंगली में झिंझिना बोट है, मतलब घुटने से नीचे प्रॉब्लम है। एक बात बताओ, ये जो सर्जरी हुआ था किस लिए, बेबी हुआ था, बच्चा हुआ था? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, बच्चा होने का सर्जरी हुआ था। देखो ये जो सर्जरी हुआ था ना, ये सर्जरी के कारण पैर में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सर्जरी करने के पहले वो कमर में जो इंजेक्शन देते हैं ना, वो पहले क्या होता था, पहले पूरा बेहोश करके उसके बाद पेट को काट के बच्चे को निकालते थे। अभी क्या करते हैं, पूरा बेहोश नहीं करते, वो कमर पे एक इंजेक्शन दे देते हैं, कमर से नीचे पूरा सेंसलेस हो जाता है। वो स्पाइनल कॉर्ड में एक इंजेक्शन देते हैं,
तो वो जिसने जो इंजेक्शन दिया था ना, वो मतलब मेरे को लगता है नया कोई होगा, वो सही से दे नहीं पाया है। वो इंजेक्शन जो है वो बोन में जाके टच हो गया है, इसके कारण बोन में इंजरी हो गया है। एक काम करो आप, 1 हफ्ता के लिए उनको इंजरी ट्रीटमेंट दो, पूरा इंजरी, फुल इंजरी, 62 फिंगर गॉल लिवर मल्टीप्लाइड 3, फिर उसके बाद 1 गॉल 4 लिवर 4 चेस्ट ओनली, फिर उसके बाद 1 गॉल 4 लिवर 4 थाइमस प्लस चेस्ट, फिर उसके बाद 1 गॉल 4 लिवर 8 थाइमस प्लस चेस्ट। ये पूरा इंजरी ट्रीटमेंट उनको 1 हफ्ता सर दो। मैं इंजरी ट्रीटमेंट का सेटिंग दिया। अभी और सुनो, राइट अभी साइड में है तो फॉलिक एसिड। नहीं नहीं सुनो, अभी कुछ ज़्यादा मत दो। फिजिकल पॉइंट साइटिका सेटिंग या पार्कू वगैरह, वो डायरेक्ट उस पर जो खिंचाव पड़े वैसा पॉइंट नहीं दो। अभी सिर्फ इंजरी ट्रीटमेंट दो 1 हफ्ता के लिए, ठीक है? उसको फिजियोथेरेपी 2 महीने क्या हुआ है सर? अच्छा, फिजियोथेरेपी 2 में मतलब 1.5 महीने क्या हुआ, 15-20 दिन से वो नहीं आ रहा था। वो बिहार से आया हुआ है इधर मेडिकल कॉलेज में सिलीगुड़ी में। अच्छा, तो शायद इधर ही ट्रीटमेंट करने आया, तो मैं 2 दिन की इंजरी दिया और साइटिका सेटिंग, आज थोड़ा फॉलिक एसिड दे। लेकिन सर उसका पूरा रिपोर्ट तो MRI रिपोर्ट वगैरह है, लेकिन पूरा मेरे को दिखा नहीं पाया, घर में कोई नहीं था, तो कल उसको दिखाएगा। लेकिन B12 सर बहुत बड़ा हुआ था, 1500 का ऊपर था। मैं B12 का एक रिपोर्ट मिला था। एक काम करो, ये बहुत यूनिक केस है। सुनो, सभी को बता रहा हूँ, ये जो बता रहे हैं ना B12 बढ़ा हुआ, ऐसा मैं जब अभी 2022 के लास्ट में जब मैं लाजपत नगर में था दिल्ली में, तो वहाँ पे मैं और विश्वास सर रहते थे। तो वहाँ पे मैंने देखा पहली बार एक पेशेंट को जिनका B12 बढ़ा हुआ है। और सिर्फ एक तो मैं पहली बार देखा, और 3-4 दिन के अंदर मेरे को 20-25 ऐसे पेशेंट दिखे जिनके अंदर B12 बढ़ा हुआ है। उसके पहले मेरे को, ये 2022 के पहले मेरे को पता नहीं था कि ये B12 बढ़ता भी है। वो पहली बार मैंने देखा और मेरे को बहुत ये अजीब लगा कि यार ये बढ़ता क्यों है और इससे क्या क्या दिक्कत आ सकती है। और कैसे फिर पता चला कि B12 बढ़ा हुआ है? टेस्ट से पता चला या कोई सिम्टम? रिपोर्ट जैसे हम लोग क्या होता था ना, सुनिए, वहाँ पे विश्वास सर के पास है, जैसे विश्वास सर की एक बहुत अच्छी बात है, उनके पास कोई भी दर्द वाला पेशेंट आता है, चाहे घुटने में दर्द हो, चाहे कमर में दर्द हो, चाहे गर्दन में दर्द हो, चाहे कंधे में, कहीं भी दर्द अगर है, आप अगर विश्वास सर के पास जाते हो तो उनका एक फर्स्ट स्टेप है, वो पहले कहेंगे कि मेरे को विटामिन D3 और विटामिन B12 ये दोनों चेक करके लेके आओ। उनका पहला कंडीशन यही रहता है, क्योंकि नॉर्मली विटामिन D3 बहुत सारे लोगों में कम होता है, और हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि विटामिन, किसी को भी दर्द है इसका मतलब हड्डी से जुड़ा हुआ कोई दिक्कत होगा, D3 कम होगा, कैल्शियम कम होगा, ऐसा हम लोग काम करते हैं। लेकिन उनके साथ था मैं जब, तो मेरे को पहली बार उन्होंने जब दिखाया तो मेरे को बताया कि दर्द वाले जितने भी लोग होते हैं 100 में से 60-65 लोग ऐसे हैं जिनके अंदर होता है कि विटामिन D3 कम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर B12 बढ़ा हुआ है। एक बीमारी है AVN, नाम सुना आपने AVN? नाम सुना सर, लेकिन मेरे को मालूम नहीं। एवास्कुलर नेक्रोसिस। जी बिल्कुल अनिल जी, एवास्कुलर नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है, जो हमारे जो सेक्रल बोन है, हिप बोन है, और वहाँ से जो फीमर, जो हमारी हड्डी है जांग वाली, वो जॉइंट होती है, वहाँ पे वो बॉल हो गई।